इंडिया गठबंधन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार बढ़ गई है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत को लेकर आम आदमी पार्टी में भारी नाराजगी है। सूत्रों से अब खबर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए दूसरे दलों से बातचीत करेगी। अब दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें कि केजरीवाल की 2 योजनाओं को लेकर दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। ये योजनाएं महिलाओं को लेकर है, बुजुर्गों को लेकर है। और जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या प्लानिंग हो रही है? क्या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है और इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी जिस नेतृत्व से जुड़े हुए सूत्रों ने हमें बताया कि हाल ही में जो कांग्रेस के बयान रहे हैं, खासकर जो एफआईआर कराई के लिए शिकायत दी गई है कांग्रेस नेताओं द्वारा, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो काम बीजेपी कर रही है दिल्ली में, वही कांग्रेस भी कर रही है। यानी कि कल बीजेपी ने शिकायत दी, उसके बाद में कांग्रेस ने शिकायत दी है। तो ऐसे में जब वही काम वो कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन में रहने का इसका मतलब क्या है? तो तमाम जो बड़े अन्य दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनसे बातचीत कर ये तय किया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस को ही जो है इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो बीजेपी के पचिनों पर चल रहे हैं। और ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, साथ ही साथ में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन पर। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर में आम आदमी पार्टी में काफी रोष है, जो कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो जता भी रहा है। उसको लेकर आगे क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले, इसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और जो आप सांसद है संजय सिंह, वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2 टूक कर दिया है कि अगर बीजेपी के साथ चलना चाहती है कांग्रेस या उसको फायदा पहुंचाना चाहती है, तो यहाँ पर उनके साथ में इंडिया गठबंधन में रहने का कोई फायदा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जानकारी देने के लिए। अब इंतजार रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब आतिशी और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें क्या कुछ बोलेंगे, ये बड़ी बात है। और संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता, इस वक्त कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर। कंप्लेंट दी है, उसको कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इस पे लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब, इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा, तो 2100 रुपये बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं? वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि 1-2 जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। तो या तो कोई फ्रॉडुलेंटली उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है, अपने में जो एक क्राइम है, या ये उसको परमिट कर रहे हैं उनके नाम पर साइन करने के लिए। अगर आप फॉर करके लिखें तो परमिटेड होता है, किसी का नाम का कोई और अगर लिखे जो उसका दस्तखत नहीं है, वो अपने में भी बहुत सीरियस क्राइम होता है। और क्योंकि केजरीवाल साहब की पार्टी ये कर रही है, तो ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है ये काम हो रहा है कि नहीं। तो संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। और कांग्रेस की तो तैयारी है ही, केजरीवाल के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन केजरीवाल भी तैयारी करे। अब केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का भी प्रदर्शन सामने आ रहा है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस तरह से प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर, उनकी योजना पर। केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। संवाददाता सुमंत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर सियासत तेज हो गई है और महिला सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कल पब्लिक नोटिस जारी किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक है और अब अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त मैं फिरोजशाह रोड पे मौजूद हूं और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का यह आरोप है कि महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस वक्त कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे भी चढ़े हुए हैं और लगातार यहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि जो केजरीवाल ने 2 वर्ष पहले बोला था कि पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो सभी बहनों को 1000-1000 रुपए देंगे, लेकिन 2 साल से उन बहनों को 1 रुपया भी नहीं मिला। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव दिल्ली में आए थे तो केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर हमारी 7 सीटें आएंगी तो बहनों को 1000-1000 रुपए हर महीने खाते में आएंगे, लेकिन उनकी सरकार आई नहीं। उसके बाद उन्होंने जो विधानसभा के चुनाव होने वाले वो ये स्कीम दोबारा लेके आए हैं कि अगर हमारी सरकार हो ना हो बहनों को 1000 रुपए मिलेंगे और जैसी हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दुगना कर देंगे 2100 रुपए। तो ये झूठे जुमले फ्री की रेवड़ियां है। केजरीवाल किसी को कुछ देने वाले नहीं है। हमारी यही है कि हमें केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है, इस बार भाजपा को लाना है। क्या मांग है आप लोगों को? देखिए, केजरीवाल जी निरंतर 10 साल से दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही कि हम महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान निधि देंगे। क्या उन्होंने दी? नहीं दी ना। फिर कल जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं, खुद दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग ये बात कह रहा है कि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है, वो सरकार के पोर्टल पे आती है। ये महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ धोखा है जो वो काट दे रहे हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। बेलगावी में आज बड़ा दिन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। खड़गे, राहुल समेत 150 नेता इसमें शामिल हैं। आज की बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे कांग्रेस की ओर से। प्रस्ताव में अगले साल की कार्य योजना होगी कि अगले साल क्या क्या किया जाएगा। बीजेपी को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। तो डेस्टिनेशन बेलगावी रखा गया है। 2 प्रस्ताव भी लाने जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बीजेपी को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि जो नव सत्याग्रह है कांग्रेस का वो क्या है। बेलगावी से कांग्रेस का नव सत्याग्रह सामने आ रहा है। पार्टी के अगले साल की कार्य योजना पर चर्चा दरअसल होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 150 नेता इस बैठक के पहले दिन आज 2 प्रस्ताव पास होंगे। ये सब नेता पास करेंगे। कल दूसरे दिन CPED ग्राउंड में रैली होगी। रैली का नाम जय बापू जय भीम जय संविधान रखा गया है। बैठक में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनेगी। अंबेडकर समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। तो बेलगावी में ये नव सत्याग्रह है कांग्रेस का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक जिसमें बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि बेलगावी से नव सत्याग्रह क्यों? आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल 1924 में आपको बता दें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और 1924 के बाद से ही अधिवेशन की अध्यक्षता उस वक्त महात्मा गांधी ने की थी। ये डिटेल है और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता बापू ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उस वक्त की थी 1924 में। अब 1924 अधिवेशन में 70,000 से ज्यादा लोग उस वक्त शामिल हुए थे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। पहली बार किसी अधिवेशन में 70,000 लोग जुटे थे, ये अपने आप में रिकॉर्ड था। 1924 अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, बड़े नेता शामिल थे। 1924 अधिवेशन में लाला लाजपत राय, राम गोपालचारी, मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। तो ये बड़ा अधिवेशन था और 1924 अधिवेशन के बाद आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा भी मिली थी और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार मिली। अब बेलगावी में आपको बता दें इस अधिवेशन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, 1924 और 2024। तो ऐसे में 100 साल के पूरा होने पर एक बड़ा आयोजन बेलगावी में हो रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से और सांसद रंजीत रंजन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की और क्या बात होगी कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी महात्मा खुद रहे और आज उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज असलियत यह है कि चाहे वो बाबा साहब की अवमानना हो, चाहे गांधी को मारने वालों के साथ खड़े होना हो, बीजेपी वो सारे कुकर्म कर रही है। और ये बात प्रासंगिक है कि बीजेपी आजादी के महानायकों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, निर्माता जो हमारे संविधान के हैं बाबा साहब अंबेडकर की अवमानना कर रही है और इसके खिलाफ यहाँ पर जरूर चर्चा होगी, आवाज उठाई जाएगी। हम लोग चाहते थे होम मिनिस्टर माफी मांगे, अब तो हम लोग चाहते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो बाबा साहब के अपमान की मंशा है, ना कि बाबा साहब के सम्मान की मंशा है। तो CWC में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि इसको कंटिन्यू हम लोग आगे कैसे लेके जा रहे हैं। और बेलगावी से सीधे हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ रहे। कुमार, इस बार ऐतिहासिक इस अधिवेशन में कई ऐतिहासिक मुद्दे उठाने की भी कोशिश होगी कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल, महात्मा गांधी एक ही साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924 में, और 26 दिसंबर आज के ही दिन उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष का पदभार बेलगावी में जहां पर संभाला था। वहीं कांग्रेस की आज 100 साल बाद विस्तारित CWC की बैठक होने जा रही है। 3 मुद्दे बड़े अहम रहने वाले हैं। एक तो अंबेडकर का मुद्दा कि अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में जिस तरीके से अमित शाह के बयान को अपमान बताती आई है कांग्रेस पार्टी, वो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दें। दूसरा बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस संगठन में जो भी फेरबदल होने हैं उसको लेकर लोग अपने सुझाव प्रस्ताव रखें। और साथ ही साथ अगले 1 साल में कांग्रेस की दशा और दिशा क्या हो, बीजेपी से NDA सरकार से सियासी लड़ाई लड़ने के लिए, वो यहाँ पर तय होगा। और सूत्र ये बता रहे हैं, अभी आपको जानकारी दे दूँ कि सोनिया गांधी बेलगावी नहीं आ रही हैं स्वास्थ्य कारणों से, और चूँकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी तभी आ पाएंगी जब सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हो, यानी प्रियंका गांधी के भी यहाँ आने पर सस्पेंस बना हुआ है। सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं, ये जानकारी दे दी गई है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मुख्य तौर पर अध्यक्षता एक तरीके से आप कह सकती हैं कि करेंगे। बिल्कुल, तो 100 साल और महात्मा गांधी के पदचिन्ह भी देखने को मिलेंगे। कई ऐतिहासिक फैसले होंगे, ऐतिहासिक मंथन होने वाला है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। बेलगावी से लगातार कुमार विक्रांत हमें अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात बिहार की सियासत की। क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए कि आजकल नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है और वो तमाम घटनाक्रमों पर चुप हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हैरान कर देने वाली मांग उठा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की वकालत की है। उधर बिहार के डिप्टी CM और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने अटल जयंती पर यह कह दिया कि उनका सपना तब तक पूरा नहीं होगा, अटल जी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती। तो कहना क्या चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पटना में 2025 में भी एक तरह से जो विधानसभा चुनाव है तो उसकी तैयारियां तेज हैं। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का बहुत बड़ा बयान आ गया है। इससे आप इशारा समझ सकते हैं, अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये कहना है विजय सिन्हा का। बिहार को आगे बढ़ने के लिए अपनी सरकार जरूरी है, अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को श्रद्धांजलि मिल पाएगी। जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। एक बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। विजय कुमार सिन्हा को आपने सुना। और इस बीच विजय सिन्हा के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। JDU ने कह दिया है कि अटल जी और आडवाणी जी ने नीतीश कुमार को CM बनाने का फैसला किया था। वहीं RJD ने यह कह दिया है कि बीजेपी विचित्र बयान देकर JDU को असहज कर रही है। अपने दल के कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या कहा, ये उनका मंतव्य हो सकता है। श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे, और यही कारण है कि अटल जी के सुशासन शब्द के इस्तेमाल को नीतीश कुमार जी ने अपने प्रशासकीय कार्यशैली में किया। इसलिए NDA में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा।
नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री जब तक उनकी इच्छा है तब तक जनता की इच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं। भाजपा विचित्र विचित्र बयान दे रही है, जनता दल यू को बार बार असहज कर रही है। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में होगा चुनाव, अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद निर्णय होगा, गठबंधन के घटक दल निर्णय लेंगे, संसदीय दल निर्णय लेगा कि कौन नेता होगा। आज विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है दूसरा नंबर के, कि अटल जी के सपने अधूरे हैं, बिहार में भाजपा की हम सरकार लाएंगे। कई तरह के बयान इस गठबंधन के अंदर कई लोग अपना दे रहे हैं। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान आ गया है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, ये गिरिराज सिंह ने मांग कर दी। नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को निकाला है और नीतीश और नवीन पटनायक को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। और रूपेश हमारे साथ मौजूद हैं। आपने विजय कुमार सिन्हा को भी सुना, आपने गिरिराज सिंह को भी सुना। रूपेश के पास चलते हैं। रूपेश, क्या वाकई बिहार में सब कुछ ठीक है? दो अलग अलग नेता और दो अलग अलग बयान। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, तो विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि अटल जी को तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगी जब तक अपनी सरकार नहीं बन जाती, यानी बीजेपी की। ये क्या बताता है, क्या मायने क्या बताए जा रहे हैं इसके? देखिए, एक नेता का बयान बीजेपी की इच्छा है और दूसरे नेता का बयान बीजेपी का यथार्थ है। यानी कि बीजेपी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले वर्षों में 3 बार सत्ता से बाहर किया और आरजेडी के साथ हो लिए, ऐसे में बीजेपी की ये इच्छा रही है कि अगर बिहार में अकेले दम पर उनकी सरकार बनी तो इन परिस्थितियों से वो उबर सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को ये पता है कि इस वक्त बिहार जब चुनावी मुहाने पर खड़ा है, इस वक्त भी वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन बना, जब कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक साथ हुए, तब बीजेपी अकेले थी। उस वक्त अकेले जब चुनाव लड़े तो उनको मात्र 53 सीटें आई थी। और आज भी स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर माइनस नीतीश कुमार वो सरकार बना ले। और बिहार की जो सियासी स्थिति है उसमें जो 3 धड़े हैं, उनमें से 2 धड़ा जो भी साथ होगा उसको एक प्लस पॉइंट रहेगा, उसको एज थोड़ा मिलेगा। बीजेपी के साथ ना तो कांग्रेस आ सकती है, ना फिर आरजेडी आ सकती है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे धड़े हैं जो कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं और इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का बयान वो बीजेपी की इच्छा थी, लेकिन गिरिराज सिंह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप देखिए, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हैं, इस वजह से सरकारी यात्रा पर नीतीश कुमार है लेकिन उप मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद नहीं है। आज एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो शिवहर में नीतीश कुमार की यात्रा है, वहाँ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ पहुँच गए हैं। यानी कि विजय सिन्हा के बयान से इतर भारतीय जनता पार्टी ये जो स्थिति, जो यथार्थ जानती है कि इस वक्त नीतीश कुमार को नाराज करना, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटने में देर नहीं लगेगा। भले वो सियासी जितनी बातें वो कहते हैं कि गलती हो गई थी, आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी, अब वो कभी उधर नहीं जाएंगे, लेकिन एक भय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में या सियासत में ये बनी रहती है कि नीतीश कुमार का अगला सियासी कदम क्या होगा। ऐसे में विजय सिन्हा के बयान के डैमेज कंट्रोल में गिरिराज सिंह ने उनको भारत रत्न देने की मांग कर दी। किसी नेता ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे चहेते नेता
नीतीश कुमार ही थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में चहेते तो पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे चहेते नेता नीतीश कुमार थे। ये यथार्थ बतलाता है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी है अगर बिहार में उनको सत्ता में रहना है। और बिहार कोई छोटा स्टेट नहीं है। जिस तरीके से झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में अगर वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन बिहार में अगर वो सत्ता से 2025 में अगर बेदखल होते हैं तो एक बड़ा लॉस होगा। ऐसे में जो कोशिश हो रही है और विपक्ष इन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच की जो स्थिति है उसको हवा देने में तेजस्वी यादव ने आनंद फानंद में बैठक बुला ली। आज उनके एक विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएंगे नीतीश कुमार और हम बेशक रूपेश, विपक्ष जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूपेश ने एक बड़ी बात कह दी है और सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं इस बीच, सुनवाते उनकी बात। संकेत दे रही है क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं। और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं। और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं उसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए। इसलिए पूछना चाहता हूं, जब बेलगावी में आप एकत्र हैं तो क्या आपके बीच में कोई मंथन हुआ है कि भारत को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करना है? यह उसी की अभिव्यक्ति हुई है? या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास? या बेलगावी के अधिवेशन पर बीजेपी का हमला है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पोस्टर विवाद पर कांग्रेस का बयान आया। इस बीच आपको बता दें कि आधिकारिक पोस्टर नहीं लगाया गया, ये कांग्रेस का कहना है। किसी ने अनजाने में पोस्टर लगाया, ये कांग्रेस की सफाई सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि मंडल से किसान नेता डल्लेवाल ने कहा है कि मुझे कुछ अगर हो गया तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। मुझे कुछ हुआ तो बिगड़ सकते हैं हालात, पंजाब के हालात बिगड़ सकते हैं अगर मुझे कुछ हो गया। पंजाब के सीएम किसानों के लिए मध्यस्थता करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो धरने पर है लगातार डल्लेवाल और उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि मंडल को डल्लेवाल ने क्या कुछ कहा है,
आप प्रतिनिधि मंडल को डल्लेवाल ने ये कहा है कि मुझे कुछ हुआ तो पंजाब में बिगड़ सकते हैं हालात, मुझे अगर कुछ हो गया तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। पंजाब सरकार किसानों पर केंद्र सरकार से बातचीत करे जो अधर में लटकी है। किसानों के लिए पंजाब सीएम मध्यस्थता कर सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरा न होने तक अनशन जारी रखेंगे। आमरण अनशन पर हैं डल्लेवाल और उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। अब आपको सुनवाते हैं डल्लेवाल से मुलाकात के बाद आप प्रतिनिधि मंडल ने क्या कुछ कहा है। लेके पहुंचे ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस बीच डल्लेवाल से मुलाकात करेगी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल गुप्ता। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सरकार किसानों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। रेचल गुप्ता की ओर से ये भी कहा गया लड़ने और हिंसा से हल मिलेगा नहीं। पंजाब के पटियाला की रहने वाली हैं रेचल गुप्ता और वो मुलाकात करेंगी, ये बताया जा रहा है। हमें रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलना चाहिए आपस में। जो हम सभी हैं, हम सभी को गवर्नमेंट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड गवर्नमेंट को हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ जो पूरी इंडिया है, हमें खाना इधर से मिलता है, धरती से मिलता है, उनके हार्डवर्क एंड फैमिली से मिलता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लड़ाई से कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वायलेंस से कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब खबर राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे से जुड़ी हुई। पार्टियों को मिले चंदे में बीजेपी नंबर 1 है। जी हां, 2023-24 में बीजेपी को 2244 करोड़ चंदे के रूप में मिले। बीआरएस को कांग्रेस से ज्यादा डोनेशन मिला है। बीआरएस को 580 और कांग्रेस को 289 करोड़ मिले डोनेशन मिला। तो आंकड़ा सामने आ गया है, किस पार्टी को कितना डोनेशन, किस पार्टी को कितना चंदा। तो आंकड़े में बीजेपी नंबर 1 है। बीआरएस का भी आंकड़ा आया है और कांग्रेस का भी आंकड़ा आया है। पार्टियों को जितना चंदा मिला उस चंदे में, उस डोनेशन में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। आंकड़ा सामने आया है 2023-24 का और आइए देखते हैं किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पर है। 2244 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को। बीआरएस को 580 करोड़ का चंदा मिला है। ये वित्त वर्ष 2023-24 की बात हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला साल, इसमें असेसमेंट किया गया। कांग्रेस को 289 करोड़ का चंदा मिला है और आपको बता दें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 184 करोड़ का चंदा इनको मिला है। इस बीच टीडीपी का भी आंकड़ा आ गया। टीडीपी को 110 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। डीएमके को 60 करोड़ रुपए 2023-24 में चंदे के रूप में मिले। आम आदमी पार्टी को 11 करोड़ चंदे के रूप में मिले। टीएमसी को 6 करोड़ चंदे के रूप में मिले। और आगे बढ़ते हैं। 17 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर केजरीवाल से मिलने पहुंचे दिल्ली के कई मौलाना। हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी से बातचीत की है। वेतन नहीं मिलने की वजह से पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से मिलने। मुलाकात नहीं हो पाई, इमामों की मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन प्रदर्शन किया गया उनकी ओर से। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ हैं। साजिद साहब, कुछ इमामों को लेकर आप अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे, अब क्या बात हुई अंदर से? देखिए, अंदर से तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने गोपाल मोहन को फ़ोन किया जो इनके पीए रहे हैं पहले, अभी आशीष जी के साथ में हैं। उन्होंने परसों शाम के लिए बोला है 5 बजे के लिए कि परसों शाम 5 बजे आ जाइए और आपकी मुलाकात हो जाएगी।
अब से आपकी मुलाकात होगी, क्या जानकारी दी है? केजरीवाल से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा केजरीवाल जी का टाइम हमने कर लिया है, केजरीवाल जी से मुलाकात होगी। अब देखिए परसों शाम में 5 बजे क्या होगा। फिलहाल आप लोग परसों तक का इंतजार करें? बिल्कुल परसों तक का इंतजार करेंगे। अभी कुछ नहीं, परसों के बाद में जो भी अगर हमारी सैलरी मिल गई तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और एक और बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखेगी एनडीए की ताकत। सहयोगी दलों को कुछ सीटें दे सकती है बीजेपी और यही एनडीए की ताकत देखने को मिलेगी। जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी मांग रही है सीटें। दिल्ली चुनावों में एनडीए की बैठक में दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो देखना होगा कि जब सीट बंटवारा होता है तो किसे कितनी सीटें जाती हैं। दिल्ली चुनाव में एनडीए की ताकत दिखेगी। ये देखिए दिल्ली की 25% और 20 सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। मराठी वोटर्स के लिए शिंदे की पार्टी शिवसेना काम करेगी। तेलुगु वोटर्स के लिए नायडू की पार्टी टीडीपी काम करेगी। करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय जो साउथ के हैं, 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी हैं। बीजेपी इससे एनडीए की एकजुटता का भी संदेश लोगों के बीच देना चाहती है। तो बीजेपी इससे ताकत दिखाएगी और दिल्ली में पूर्वांचलियों का भी दबदबा रहा है। 25% और 20 सीटें इसमें पूर्वांचल वोटर्स हैं, पूर्वांचल के वोटर हैं। इसके अलावा मराठी वोटर्स भी हैं जिनका बीड़ा उठाया जाएगा शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से। तेलुगु वोटर्स के लिए नायडू की पार्टी टीडीपी काम करेगी। तो ऐसे में मिलाकर एनडीए की ताकत, एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी कोशिश है कि एनडीए को साथ रखने की और एकजुटता दिखाने की भी एक यूनिफाइड कोशिश है कि अलग अलग घाट के जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश भी है। दिल्ली चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस बार बीजेपी के लिए और लगातार दिल्ली वंचित रही है बीजेपी चुनावों से। बीजेपी दिल्ली की सरकार में बीजेपी का जो प्रभुत्व रहा है वो बिल्कुल कम रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक तरह से मात देने के लिए, क्योंकि 2 ही प्रमुख पार्टी बताई जाती है दिल्ली के चुनावों में, आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति दिखाने के लिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी लिस्ट पर काम कर रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट पर काम कर रही है और बीजेपी की अब ये रणनीति है कि सहयोगी दलों को साथ लेकर, घटकों को साथ लेकर चलना है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है।